ओके आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th एसएससी, 9th सीबीएसई और 9th आईसीएसई के लिए। ग्रेविटेशन का अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं, इसमें थ्योरी है और कुछ न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो इजी है, सिर्फ एक पार्ट है जहाँ पर कैलकुलेशन में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसका मैं बता दूंगा बेसिकली उसमें करना क्या है। और एक पार्ट है न्यूमेरिकल का जो बहुत इजी है, मतलब मैं आपको एक बता दूंगा उसको कैसे याद रखना है, वो उससे हो जाएगा। और एक तीसरा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आता है जिसमें बोला जाता है कि मास को अगर डबल कर देंगे तो क्या होगा, मास को ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा, रेडियस को हाफ कर देंगे तो क्या होगा। वो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा वो करते कैसे हैं, ठीक है। पर सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। पहले थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ने उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि इस दुनिया में, इस बेसिकली दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये होता है कि जो मास m1 है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा और जो मास m2 है वो m1 को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो एक फोर्स के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहां पर ये होता है F। F का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। नाउ हम लोग हमेशा याद रखना, अभी अच्छा ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस होता है d। डिस्टेंस कितना होता है इनके बीच का? डिस्टेंस होता है d। आप नोटिस करना, कभी भी हम जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया वो हमेशा मैंने सेंटर से किया है, ना कि मैंने डिस्टेंस ऐसा मेजर नहीं किया। मैंने इसको हमेशा सेंटर से मेजर किया। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डिस्टेंस है वो हम लोग सेंटर से लेते हैं, ना डायरेक्टली हम लोग ऐसे कभी नहीं लेते, ठीक है। सो वी ऑलवेज टेक इट फ्रॉम सेंटर। नाउ ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है इन दोनों का मास क्या है। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, या बेसिकली फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन की सेकंड लॉ ने हमें बताया, क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, F इज इक्वल टू ma। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि अगर मान लो आपके पास, आपके सामने दो गाड़ियां आ रही है, एक गाड़ी ट्रक है और एक गाड़ी साइकिल है, ठीक है, और दोनों की स्पीड एक ही है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे ज्यादा डैमेज किसमें होगा? अगर आप ट्रक के सामने खड़े हो तो। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो जिस फोर्स से आपको इम्पैक्ट देगा या जिस फोर्स से आपसे टकराएगा वो ज्यादा होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। उसी तरह तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा कब होगा? ये तब ज्यादा होगा जब इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इन दोनों का जो मास होता है ना, उसका प्रोडक्ट, ठीक है, वो बताता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, ओके। दूसरी चीज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो आपके पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट इधर प्लेस्ड है और दो मैग्नेट ऐसे प्लेस्ड है, तो कौन से केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कौन से केस में मैग्नेट एक दूसरे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे? इस वाले केस में। तो यहां पर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप देख सकते हो, फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस कम, फोर्स कम, डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ पर F क्या होगा? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब ये d² क्यों है? ये सिर्फ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d क्यों नहीं है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम न्यूटन स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मैं रीजन बताऊंगा कि ये स्क्वायर क्यों होता है। अब फिलहाल के लिए ये समझ लो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ओके। नाउ अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d² मिलेगा, है ना। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन d²। ये आपका होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d², ओके। जिसमें g क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की हमेशा एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
बट आप सोचोगे ओके ये यूनिट कैसा है ना, ये यूनिट कैसा है, मतलब ये वैल्यू तो चलो हम मानते हैं कि ठीक है ये कांस्टेंट होगा, तो आपने कोई नंबर दे दिया होगा, बट ये वैल्यू कैसे है, ये यूनिट कैसा है, तो इसका इसका भी बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जी का यूनिट निकालना है, मास का यूनिट क्या होता है केजी, इस मास का यूनिट क्या होता है केजी, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और उसका स्क्वायर। करेक्ट। तो अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी इंटू केजी क्या होता है, केजी स्क्वायर होता है। अगर इस केजी स्क्वायर को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ये क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। तो ये यूनिट है जी का। तो जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन। मतलब यूनिवर्सल लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर है, अगर आप इसको एक दो प्लेन पे रखोगे ना, दो प्लेन पे अगर आपने इसको रखा है तो ये हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली बात आप बोलोगे इसमें कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, और इनका मास बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो इनका मास नेग्लिजिबल है और इनके फोर्स, इसलिए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए दोनों कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये फॉर्मूला के इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वहां पर ही काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसके कैलकुलेशन नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक पॉइंट पर आने के बाद कैलकुलेशन इतने लेंदी हो जाते हैं कि उसको हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, है ना। वैसे हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पहले हम थियरी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर एक नई चीज आती है जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, और ये एक मैंने इधर एक चीज ली है थोड़ा सा हैवी है। तो मान लीजिए ये एक रस्सी है और यहाँ पर मैंने एक अज्यूम कर एक पत्थर लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने फोर्स नहीं दिया इसको, ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं दिया, ऐसे लटका हुआ है। अब मैं इसको फोर्स देना शुरू करूंगा, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। तो मैं फोर्स दे रहा हूं, है ना, मैं फोर्स दे रहा हूं जिसके कारण ये गोल गोल घूम रहा है। बट अगर मैं इसको फोर्स नहीं दूं, अगर मैं इसको फोर्स देना छोड़ दूं तो क्या होगा, देख रहे हो ये सेंटर पे आ गया, है ना। बट वापस जैसे इसको मैं फोर्स दूं तो क्या होगा, वापस ये गोल 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 घूमेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ये मान लो आप हो और ये वो रस्सी है और ये पत्थर है ना। तो जब जब ये पत्थर या जो भी है स्टोन एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, जब आप उसको घुमाओगे तो, और ये तब तक ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा बिकॉज एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है ये सेंटर की तरफ एक्ट होता है, ये जो फोर्स होता है ये सेंटर की तरफ एक्ट होता है। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको काफी बार कुछ लोग इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है इसलिए। एक और फोर्स होता है जो बाहर की तरफ एक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टूड। तो ये पत्थर पर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दैट्स व्हाई ये पत्थर गोल गोल घूम रहा है। आप इस फोर्स को अगर जीरो कर दोगे तो क्या होगा, ये इसके पास आ जाएगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहां से अभी धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू होगी। तो अब यहां पर देखिए होता क्या, मान लीजिए हमको पता है अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये है m1 और ये है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो d है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू जी। मान लो ये डिस्टेंस d है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है F, तो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक चीज से बताऊंगा, ये मान लीजिए अर्थ, ये क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ का सेंटर कहीं होगा मान लो यहाँ पर, और ये है रेडियस अर्थ का। मान लेते हैं अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ जो है वो है कैपिटल M। वो क्या है, कैपिटल M है।
अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मास जो है मान लीजिए वो m है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो है कैपिटल स्मॉल m। ओके, नाउ इनके बीच में कितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई मैंने दो एरो बनाए, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये जो अर्थ है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्यों, ये अर्थ का अट्रैक्शन है, समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ और ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। ऑब्वियसली बात है, अर्थ कितना बड़ा है और उसके सामने मास कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि ये वाला अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है। मैं अगर इस पेन को छुड़ूंगा तो नीचे की तरफ ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है। ओके, मान लीजिए अगर आपने इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसका जिसका मास बहुत ज्यादा है, मतलब अर्थ से बहुत 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 ज्यादा है, तो वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब अगर मैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश या फिर मैं अगर एफ बनाने की कोशिश करूं तो वो देखिए कैसा दिखेगा। मुझे पता है एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है ना। तो एफ का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है कैपिटल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है स्मॉल एम, होल अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर और उसका स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो ये चीजों को मतलब मैंने आपको बस एक बता दिया एनालॉजी की ये वाला फॉर्मूला कैसे इस चीज में बैठता है। ओके, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जो अर्थ है ना, अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये बहुत ही लॉजिकल चीज है। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ पे फेंकोगे तो वो हमेशा सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, कभी भी ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी भी ऐसा नहीं गिरेगा, वो हमेशा सेंटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो अर्थ है वो हमेशा चाहेगा कि ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पे आकर गिरे, ठीक है। ये इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ, केप्लर्स ने क्या बोला था, केप्लर्स ने ये बोला था कि एक एलिप्स, ठीक है। केप्लर्स लॉ बताने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक होता है एलिप्स, जिस तरीके से आप लोगों ने सर्कल पढ़ा है, आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है, आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा है, हेक्सागन, बहुत सारे फिगर्स पढ़े ना, उसी तरह एक फिगर होता है जिसको हम बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस पे दो पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकाई, F1 और F2, F1 और F2 बोलते हैं इसको। नाउ केप्लर्स ने ये बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि सन कोई भी एक फोकस पे हो सकता है, ठीक है। हमको अभी तक क्या लगता था, हमको लगता था कि ये सन है और अर्थ है ना, इसके अराउंड एक गोल 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 घूमता है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। केप्लर्स ने ये बोला था जो सन है ना वो इन दोनों में से कोई भी एक फोकस पर है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इमेजिन कर लेता हूं जो मेरा सन है वो इस फोकस पर है, दिस इज सन, ठीक है, दिस इज सन। तो जो प्लैनेट है ना वो एक इलेप्टिकल पाथ में घूमता है व्हेन सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। केप्लर्स का पहला लॉ ये है कि द पाथ ऑफ एन प्लैनेट इज इन अ इलेप्टिकल फॉर्म विद सन एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। द पाथ ऑफ द प्लैनेट इज इन इलेप्टिकल फॉर्म विद सन एट वन ऑफ द फोकस। आप सन को यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, ओके, आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हो। बट प्लैनेट एक इलेप्टिकल पाथ ट्रेस करता है जब सन फोकस पे रहता है, तो क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी नोटिस करना, एक एक क्या बोलते हैं, एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरियन एफिलियन, ठीक है। पेरिफेरियन मतलब पास का, एफिलियन मतलब दूर का होता है। तो जब अर्थ दूर रहता है उसको हम बोलते हैं एफिलियन, और जब अर्थ सन के पास में रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरियन,
ठीक है, ओके। सो ये दो फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर सर्कल होता तो हमेशा सारे इक्वल डिस्टेंस पे ही रहते हैं ना, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पाथ में होता है, इसलिए एक पॉइंट पे अर्थ दूर रहता है सन से और एक पॉइंट पे अर्थ पास रहता है सन के, तो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। तो केप्लर्स का पहला लॉ ये था, ठीक है। केप्लर्स का दूसरा लॉ ये था कि केप्लर्स ने अपने सेकंड लॉ में ये बोला था कि मान लीजिए अगर आपका ये एक एलिप्स है, ठीक है, ये आपका एलिप्स है, और मान लीजिए अगर ये फोकस है F1 और ये है फोकस F2, यहाँ पर आपका सन है, सन मान लेते हैं हम यहाँ पर है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक प्लैनेट है, ठीक है। नाउ मैं सन और प्लैनेट को एक लाइन से कनेक्ट करूंगा, ओके। और मान लीजिए ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट ने ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया, मान लीजिए वो 4 महीने में 4 मंथ्स में वो प्लैनेट यहाँ पर आ गया, 4 मंथ्स में वो प्लैनेट यहाँ पर आ गया, ओके। अब मैं इस प्लैनेट को और इस सन को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, ओके। मान लेते हैं ये प्लैनेट और गया 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 और गया, मान लीजिए ये प्लैनेट यहाँ पर आ गया, ओके। ये चलो 3-4 महीना नहीं, इसको हम ले लेते हैं 2 महीना, 2 मंथ्स ले लेते हैं, 2 मंथ्स, ठीक है। ये प्लैनेट मान लो यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको वापस ज्वाइन कर दूंगा, यहां से यहां तक मान लीजिए वापस इसको लगा 2 महीना यहां तक आने के लिए, तो मैं इसको वापस ज्वाइन कर दूंगा 2 मंथ्स अगेन। और मान लीजिए फिर ये प्लैनेट यहाँ पर आ गया, इसको ये प्लैनेट यहाँ पर आ गया, इसको मैंने वापस ज्वाइन कर दिया, और मान लीजिए घूमने घूमकर ये यहाँ पर आ गया 2 महीने में, अगेन 2 मंथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न क्या है? पैटर्न है प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको 2 महीना लग रहा है, यहाँ से यहाँ पर 2 महीना लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पर भी 2 महीना लग रहा है, ओके। तो अगर मैं इन सबका एरिया देखूं ना, इन सबका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, ऑल दीज एरियाज आर इक्वल, ठीक है। ये तीनों के तीनों एरिया इक्वल होंगे। तो केप्लर ने ये बोला था कि व्हेन यू जॉइन द प्लैनेट एंड सन, it sweeps equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time। तो ये आप 2 मंथ्स देख रहे हो, ये 2 महीना, ये जो 2 महीना है ना, ये और ये जो 2 मंथ्स है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरवल्स बोलते हैं, इसको हम इंटरवल्स बोलते हैं। तो ये तीनों इंटरवल्स इक्वल है ना, 2 महीना 2 महीना 2 महीना, तीनों इंटरवल्स इक्वल है ना, तो इसलिए ये इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, मतलब इक्वल एरिया इनके अंदर होगा। अगर मान लीजिए अगर ये 3 मंथ्स होता ना, तो इसका एरिया इक्वल नहीं होता, इन तीनों का एरिया इक्वल नहीं होता, मतलब इन दोनों की इक्वल रहता है बट इसका इक्वल नहीं रहता इन दोनों के इसमें कंपैरिजन में, ओके। तो ये केप्लर्स का सेकंड लॉ था। और केप्लर्स का थर्ड लॉ था, अगेन ये एक एलिप्स है, और ये है फोकस 1 और ये है फोकस 2। मान लीजिए इधर हमारा सन है और इधर मान लेते हैं कोई एक प्लैनेट है, तो मैंने सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि प्लैनेट ने इस पूरे ऑर्बिट का एक चक्कर मारा और वापस वो अपने पोजीशन पे आ गया, तो इस चीज को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। व्हाट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज नथिंग बट टाइम taken by planet to complete one revolution, पूरा एक चक्कर मारकर वापस आने के लिए कितना टाइम लगा उस प्लैनेट को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे आपको बताता हूँ, अर्थ का 365 डेज, तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है? 365 डेज है, 365 डेज 6 आवर्स होता है, ओके। सो दैट इज T, ओके। नाउ सन और प्लैनेट के बीच में मान लेते हैं एक जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो है R। R का मतलब होता है मीन रेडियस। ना यहाँ पर एक देखने वाली चीज है, काफी सारे लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर यहाँ पर तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ये तो चेंज हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पर कम है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर कितना ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पर कितना कम है। तो रेडियस का मतलब तो हमको पता है कि रेडियस का मतलब क्या होता है सर्कल में? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, है ना। और आप सर्कल में कितना भी देखो, रेडियस तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीन रेडियस। मीन रेडियस का मतलब क्या होता है कि सारे रेडियस का अगर मैं इसको ऐड कर दूं और इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी हम लोगों ने लिए, बेसिकली इसका अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मीन रेडियस, ठीक है।
तो वो उसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो केप्लर्स के थर्ड लॉ ने ये बोला था कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन रेडियस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर क्यूब, है ना। अगर ये आर क्यूब नीचे आएगा तो कितना होगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये है हमारा केप्लर्स का थर्ड लॉ। ओके, और अभी इसी से हमारा एक नया चीज डिराइव होगा जिसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके देखिए, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो मान लीजिए अगर एक सर्कल है और इसका रेडियस आर है, ठीक है, और इस मान लो यहाँ पर कोई एक चीज है, तो इसने पूरे सर्कल का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑब्वियसली व्हाट इज दिस कॉल्ड, मैंने अपना मार्कर कहाँ पर घुमाया, मैंने अपना पूरा मार्कर सर्कल के बाउंड्री पर घुमाया ना, या सर्कल के पेरीमीटर पे घुमाया, या फिर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे घुमाया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई r, क्योंकि मैंने सर्कमफ्रेंस पे अपना मार्कर घुमाया ना, तो उसका सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है। और इसका टाइम पीरियड कितना लगा है, t लगा है। सो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t होता है। ओके, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है। देखिए मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो इसलिए घूम पाती है बिकॉज इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर भी बताया, करेक्ट। बट एक और फॉर्मूला होता है जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है, सिर्फ जब सर्कुलर पाथ पे घूमती है, दैट इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला फॉर्मूला इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, मतलब कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ओके ठीक है, चलिए तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, mv स्क्वायर अपॉन r है, v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t है। अगर मैं इस v की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, इस v की वैल्यू को अगर मैं इसमें उठाकर डालूं तो ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू 2 पाई r अपॉन t द होल स्क्वायर अपॉन, इसको चलो r ले लेता, ये भी r ले लेता, अपॉन r। तो ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r। ओके, अब जब ये इधर जाएगा, ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा इज इक्वल टू r। ओके, सो ये हो जाएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बहुत ध्यान से सुनो, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू आर और इंटू आर। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। f इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ये वाली जो चीज है ये हो जाएगी आपकी f इज इक्वल टू m को तो मैं m ही रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैं केप्लर्स का थर्ड लॉ बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यही वाली चीज बताई थी मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, मास कोई भी अभी देखो, जो मैंने आपको इसमें एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना, इसका मास तो फिक्स रहने वाला है, इसका मास तो चेंज नहीं होगा। तो ये वाली चीज फिक्स है ना, 4 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है ना, ये सब वैल्यूज फिक्स है, करेक्ट है। तो मैं इसको कांस्टेंट बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको इन तीनों को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ। अब देखिए आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है,
मेरे को पता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट होता है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी मुझे एक मतलब 1 अपॉन कॉन्स्टेंट होगा ना, तो बेसिकली क्या है, वो कॉन्स्टेंट ही है ना, वो बेसिकली कॉन्स्टेंट ही है। तो ये वाली वैल्यू भी, ये सारी वैल्यू मुझे क्या देंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, है ना। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर एक चीज लेकर आए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू 4π² इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एम कॉन्स्टेंट है क्योंकि मास चेंज नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट का जिसको मैं घुमा रहा हूँ, 4 की वैल्यू 4 ही है, पाई की वैल्यू पाई है। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन कॉन्स्टेंट होता है भाई, अगर आप 1/2 करोगे तो आंसर 0.5, मतलब वो कांस्टेंट ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो मतलब आप नंबर का इन्वर्स कर रहे हो, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है, तो जब आप नंबर का ही इन्वर्स करोगे, 1 अपॉन नंबर करोगे, आपको नंबर ही मिलेगा। तो अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, ये सब कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो बेसिकली आपको क्या मिला, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर f और r कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्योंकि जब मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो बस ये उसी का पार्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये वही चीज है जो मैंने आपको पिछले इसमें बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर, उसका लॉजिक ये है, उसका लॉजिक ये है, ओके क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए